इस पूरी वीडियो में थोड़ी ही देर में मैं पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए होएगी, ठीक है। ये क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, पहले हमारे पास डिफाइन है मटेरियल विच एलो टू फ्लो थ्रू देम टू फ्लो क्या विच फ्लो टू फ्लो चार्जेस थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। तो जो मटेरियल अपने से चार्जेस फ्लो होने देते हैं उसे कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब दूसरे कंडक्टर जो नॉन कंडक्टर होते हैं वो नॉन कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर डू नॉट आर और स्ट्रोंगर देन अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो मतलब अदर सब्सटेंसेस में होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो वो प्रोटॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो इतना तेज होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकते जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब देखो, जब भी हमारा सर्किट में चार्ज फ्लो होता है ना, इफ़ सपोज दिस इज सर्किट, ठीक है, मुझे पता अभी बना रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ। इस सर्किट में अगर फ्लो हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो, जैसे अब इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब हाँ, मतलब सारे पहले एज्यूम करते थे कि अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं हर चीज़ पॉजिटिव मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आती है तो जो चार्ज है वो भी तो हाई से लो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो रॉन्ग प्रूफ हो गए। इसलिए करंट वैसे कुछ होता नहीं है, करंट इज नथिंग, बट वो सपोज किया जाता है कि करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, समझ रहे हो तुम। करंट असली में चार्ज जाता है वो यहाँ से यहाँ, लेकिन पहले सपोज करंट यहाँ से है तो तब माना जाता है कि करंट यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। अब देखो मैं और बताता हूँ तुम्हें आगे का। अब देखो ये देखो, इलेक्ट्रॉन कैरी -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज, ठीक है। तो इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और एक प्रोटॉन करता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, माइनस इतना ये चार्ज कैरी करता है, ठीक है। बॉडी होता है हमारा, देखो अब ये बॉडी होता है, अब ये देखो, अब ये वो है कि 10 कूलम की वजह से चार्ज ये करती है। अब मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बताऊँ, क्योंकि अब देखो अगर मैं पूरा न्यूमेरिकल करूँगा ना भाई ये वीडियो बड़ी बन जाएगी, तो तुम्हें न्यूमेरिकल खुद करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रख लो, Q = N ही होता है, E होता है चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q समझ लो कूलम, ठीक है। तो चार्ज ही होता है ये चार्ज, ठीक है, चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का पावर और मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये इससे आ जाएगा तेरा वो कूलम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक करंट इज Q इज नोन एज करंट, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब जब एक चार्ज मतलब एक सेकंड मान लो, समझ लो कि मतलब एक सेकंड में हमारा एक चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट से पूरा, तो उसे इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर कहेंगे। तो द 1 एम्पियर इन करंट व्हेन द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन कंटिन्यूअस फॉर 1 सेकंड, ठीक है, समझ गए। तो यही होता है, इतना ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं कि करंट क्या है वो क्या है, ठीक है। अब हम देखो, हम एम मीटर से हम इसको वो करते हैं कि एम्पियर होता है इसकी ऐसा यूनिट और एम्पियर होता है इसकी ऐसा यूनिट, और एम मीटर है ना, एम मीटर से कनेक्टेड, एम मीटर का होता है लो रेजिस्टेंस और वो सीरीज में कनेक्ट होता है। लो रेजिस्टेंस एम मीटर का इसलिए होता है ताकि उसमें ज़्यादा करंट आए और वो करंट मापे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है हमारा माइन्यूट करंट मापने के लिए और माइन्यूट करंट और करंट की डायरेक्शन नापने के लिए, ठीक है। और ये हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू फ्लो करंट। एक यूनिट चार्ज पे अमाउंट जितना वर्क डन यूज हुआ है, मतलब एक जो चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन का, उस पर कितना वर्क डन लगा है उसको फ्लो करने, मतलब उस पर कितना वर्क डन लगा है उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पर्टिकुलर पॉइंट लाने में, ये समझ लो, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डिफाइन होती है V = W/Q, ठीक है। थोड़े फॉर्मूले देख लो तुम अपने सारे, ठीक है। अब तुम देखो QNE W/Q और V = IR और अभी रेजिस्टेंस नीचे करवाऊंगा, रेजिस्टेंस की भी तुम्हें बताऊंगा। अब तुम VI का ग्राफ देख लो, ये पेपर में आता है। तो अब सपोज करो तुम्हारे पास VI का ग्राफ ना, तो अगर ये VI का ग्राफ है तो V/I, देखो V और I नीचे ना, तो तुम ये मान लो कि V/I को बताता है, V और रेजिस्टेंस होता है। और जितना स्लोप जब सबसे ऊंचे वाला स्लोप का ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इससे कम। और अगर ये IV ग्राफ होता, सपोज इफ ये IV ग्राफ होता तो इसका रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, ना कि इसका। समझ गए? ठीक है। अब देखो what is resistivity? Resistivity is a property of material of a conductor to oppose the current. ठीक है, it is a ability of a material. प्रॉपर्टी तुम ना लिखो तो वो बेहतर रहेगा। हाँ, तो इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज कंडक्ट। अब रेजिस्टिव होती है एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, नॉट एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड कंडक्टर। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द चार्ज। ठीक है, अब देखो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर, बट रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन करंट एंड एरिया लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है। समझ गए? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। रो मतलब हमारा रेजिस्टिविटी, लेंथ को कंडक्टर अपॉन एरिया, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफाइन क्या होगा? ये रेजिस्टेंस का डिफाइन होता है, मतलब रेजिस्टेंस होता है हमारा एसआई यूनिट ओम, उसका ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का एबिलिटी टू अपोज करंट, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज करंट। रो इज इक्वल टू एल बाई, जस्ट डिपेंड ऑन द कंडक्टर ऑफ द नेचर, डिपेंड ऑन द मटेरियल लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, तो नेचर ठीक है, समझ जाओ तुम क्या कहना चाहता हूँ मैं। हाँ, अब देखो, अब इसकी एसआई यूनिट अगर प्रूव करने के लिए अगर नहीं आती, वैसे बिल्कुल नहीं आएगी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है यार, नहीं आती, लेकिन फिर भी देख लो। अगर हम देखें, हम रो को हम वहाँ भेजें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि आर को वहाँ भेजे तो रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम, और एरिया क्या होता है? एम स्क्वायर, और एल क्या होता है? एम। तो एम से एम स्क्वायर का कट गया तो रो मतलब ओम मीटर आ गई, तो रो की ओम मीटर ऐसे बनी है। ठीक है, समझ लो तुम, ये ध्यान रखना। ओम्स लॉ क्या होता है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब समझ लो कि अगर 30 डिग्री टेम्परेचर तो 30 डिग्री रहेगा, ये तुम कुछ भी कर लो, उस टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो हो रहा होता है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस पे। मतलब अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। भाई देख, एक लास्ट चीज़ आ गई है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है कि तो जो हमारी जो जैसे अब सपोज करो कि अगर हीट है ना, तो वो किस पे डिपेंड है? स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, और स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस और टाइम पे। स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस और टाइम पे। ये सारे फॉर्मूले और इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीट हो गया।